intangible assets. Intangible assets. Meaning. लिखें intangible assets means assets without physical substance. बेटे जिनका कोई अपना सब्सटेंस नहीं है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं, विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी, हेल्ड फॉर यूज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, rendering of services, and having future economic benefits. पहले सब बच्चे ये लिखेंगे कि हमारे इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनका कोई अपना सब्सटेंस नहीं होता, जो हमारे अधीन होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए, तथा जिनके फ्यूचर में फायदे होते हैं. लिखना फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. गुडविल, पेटेंट होते हैं फॉर्मूला, नो हाउ होता है प्रोसेस, ये है फॉर्मूला और ये है प्रोसेस. ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं. फिर उसके बाद आगे लिखें फॉलोइंग आइटम्स फॉर फॉलोइंग. इधर हो जाओ, आप उधर दिखाएंगे, आप एक बार इधर, नहीं आप उधर दिखाते रहिए बच्चों को. और ठीक है, मेरे को पीछे मत लेना, ठीक है. फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट intangible assets, hence they should be written off instantly. Preliminary expenses. Preliminary expenses.
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अदर deferred revenue expenditure, other deferred revenue expenditure, recognition of, अब आप इधर दिखा दीजिए, recognition of intangible assets, परचेज IA should be recorded at cost price paid plus taxes paid plus expenses to obtain title, उस एसेट का मालिक बनने के लिए exchanged IA should be recorded at fair value of assets surrendered or fair value of asset obtained whichever is more clearly evident. दिगंबर नो हाउ जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी होती है, जैसे सैटेलाइट की क्लासेस जो हैं इसके एक नो हाउ है कि इन क्लासेस के अंदर टीचर को कैसे दिखेगा, बच्चों को कैसे पता चलेगा, बच्चे क्वेरीज कैसे पूछेंगे, इसकी पूरी नो हाउ है। और हमने ये नॉलेज जो है ये पेटेंट करा रखी है। इसका मतलब कोई भी अगर और व्यक्ति ऐसा करेगा तो अगर डिट्टो सिस्टम हमारा लगाएगा तो उसको हमें कुछ ना कुछ वो हमको रॉयल्टी देगा। कॉपीराइट बेटे नॉलेज की होती है, जो नॉलेज है वो भी कॉपीराइट है, वो भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और साउथ एक्सटेंशन बेटे आपकी मैं बात कर रहा हूं एक बार ललित से, ललित को पूछता हूं क्या कहते हो। लिख लिया बेटे? साउथ एक्सटेंशन बेटे आप चिंता मत करें, मैंने आपकी बात बिल्कुल नोट कर ली है। IA का मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स। अमीश और विजित, जो हमारा AS10 है वो पुराना है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पुराना पार्ट लिखा हुआ है। AS16 हमारे पास जब आया था 1995-96 से, तो वो उससे पहले का है, उसमें एक दो और एरर्स हैं। AS10 नया आने वाला है। फाइनेंशियल लीज में एसेट की ट्रांसफर कंपलसरी
नहीं है, वो जनरली ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2, हु इज रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी बेटे हमारे कोर्स के अंदर ही नहीं है। और प्रीतमपुरा बेटे मैंने आपकी बात भी समझ ली है, मैं उसके लिए बात करता हूं जरा इनसे अभी। पॉइंट नंबर 2 दिखा दीजिए। हाँ जी, आइए जी हम जरा आगे चले। पॉइंट नंबर 3, नहीं 3 ऐसे नहीं है, 3 दूसरा वाला 3 है। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड, अभी वही दिखाओ भाई, पॉइंट नंबर 2 दिखा दीजिए। Self-generated intangible assets are those assets which are generated by entity at its own। लिखना नंबर ए, गुडविल, ब्रांड, अब दिखा दो, ट्रेडमार्क्स, copyrights should not be recorded as intangible assets। उन्हें हम लोग नहीं दिखा सकते एज इनटेंजिबल एसेट्स। नंबर 2, रिमेनिंग IA, दैट इज सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे कि E10CA, नो हाउ जैसे कि सैटेलाइट, क्लास, प्रोसेस, आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मैं बोल बोल कर ही लिख रहा हूं बेटे कानपुर, आप मेरे साथ साथ ही लिखो। आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग research phase will be transferred to P&L account। Expenditure during development phase will be capitalized with value of assets। The research phase means phase during which
knowledge is gained through planned methods. Development means application of knowledge. Development means application of knowledge. रिसर्च में नॉलेज आती है, नॉलेज इज गेन्ड, और यहां पर नॉलेज अप्लाई की जाती है. इधर दिखाते रहेंगे आप, ठीक है. If all of following conditions are satisfied, then it is considered development phase. Technical, feasibility has been established. Management has approved its development. Market exists for an intangible assets. Resources exists for intangible assets. आप आगे दिखा दीजिए. प्रयास, वो लास्ट वाली लाइन है ना, वो वाली, वो दिखाना, वो तीसरे पॉइंट के नीचे.
हाँ जी बेटे, लिख लिया आप लोगों ने? अब आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर थर्ड। चेक पॉइंट ए, बिकॉज इट शुड बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। चेक पॉइंट ए, नहीं नॉट ही है भाई, वो नॉट बी रिकॉर्डेड। बेटे आई में जिन्होंने कहा है कि सेकंड पॉइंट गलत लिखा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आगे चलो वापस, थर्ड पॉइंट लिखो। Amortization of intangible assets. IA should be written off in the ratio of future benefits from such intangible assets. Second point, if such benefits can't be worked out, comma, then straight line method should be used for amortization. Life should be 10 years, bracket में 3 to 5 years for websites and softwares. Higher life can be taken if justified. अब जगह खत्म हो गई भाई, अब तो मुझे पहले समझाना है, मैं तभी आपको इसके आगे लिखवाऊंगा। हाँ जी, लिख लिया बेटे? हाँ जी, अब जरा सुनेंगे। हम अपने पास ये अंतिम स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री है। तो हम जरा इसे कर लें तो पता चल जाए कि ये स्टैंडर्ड में क्या है। कुछ भी नहीं बेटे, मैं तो आपको बता ही रहा था कि बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या होता है, हम जब पहली बार कोई भी चीज करते हैं तो अजीब से सा लगता है। तो हम लोग करने जा रहे हैं अपने पास एक सबसे इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम है ES 26। हाँ जी, सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटे ES 26 का जो है, ये डील करता है इनटेंजिबल एसेट्स को।
ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे तो ये जितनी बातें लिखी है मैं इन सबको एक एक करके समझाऊंगा। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं बेटे, ज्ञानवर्धक बातें कि अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होने क्या चाहिए उस पर चर्चाएं चल रही हैं। ये कई जगह आपको चैप्टर्स में हेल्प कर सकती हैं बातें, हालांकि कई चैप्टर्स में अगर ऐसा नहीं करते तो आपको गलतियां भी दिख सकती हैं कि हाँ चैप्टर्स में ऐसा करना गलत भी है। बेटे बठिंडा में पिलर के पास बैठे हैं एक स्टूडेंट, जो पिलर है, हाँ बस ब्लैक टी शर्ट के अंदर और एक ब्लू टी शर्ट में, आगे से बच्चा उनसे मुड़ करके बातें कर रहा था, अब तो खैर चुप हो गए हो। अच्छा अब मेरी बात सुनेंगे। आज सर आपने 2 बार बठिंडा को डांट लगा दी। नहीं फिर क्या हुआ, अब इधर देखेंगे, अरे पिलर के पास है भाई, तो कहीं और ही देखे चले जा रहे हैं। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं कि बेटे हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। बेटे बहुत सिंपल है ये स्टैंडर्ड, मैं आपको क्या बताऊं। हमारी बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट आपको देखने को मिलते हैं। बड़े सारे हमारे स्टैंडर्ड्स में आपको चीजें दिखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए अपने पास जानते हो तो गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, अंडरराइटिंग कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। आपकी बैलेंस शीट में बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो इनटेंजिबल होती हैं। तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। उसकी सिंपल सी परिभाषा हमने आपको दी पहले। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये एसेट्स होते हैं जिनका अपना कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ये बड़ा यूनिक सब पॉइंट है, आपको हर एक को पता ही है। इनटेंजिबल का अपना कोई एसेट हो ही नहीं सकता, अपना कोई सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। इसका अपना एक फिजिकल सब्सटेंस है। इस कैलकुलेटर का एक अपना सब्सटेंस है, इसमें स्क्रीन है, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें लगी हुई हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास उसका एक सब्सटेंस है। लेकिन बेटे गुडविल का कोई सब्सटेंस नहीं होता, पेटेंट इसका कोई सब्सटेंस नहीं होता, ट्रेडमार्क्स इनके कोई सब्सटेंस नहीं होते, सॉफ्टवेयर इसका कोई सब्सटेंस नहीं होता, वेबसाइट इसका कोई सब्सटेंस नहीं होता, फॉर्मुलेशंस इसका कोई सब्सटेंस नहीं होता। तो बेटे जो हमारे जिसका कोई अपना सब्सटेंस नहीं है, हम उनको अपने पास यहां कवर करेंगे। इनटेंजिबल एसेट की दूसरी पहचान, इनका पहली पहचान तो इनका अपना सब्सटेंस नहीं होता, दूसरी पहचान ये हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है वो बेकार है, वो इनटेंजिबल एसेट ही नहीं है। मान लीजिए बेटे मेरे को फॉर्मूला आता है चाय बनाने का, मुझे भी चाय बनानी आती है, आपको भी चाय बनानी आती है। क्या मैं चाय बनाने के फॉर्मूले को अपने पास एसेट में दिखा दूं? बेटे मुझे चाय बनानी आ गई तो क्या अपने एसेट में लिख दूं कि हाँ मैं चाय बना सकता हूं, उसका फॉर्मूला? हाँ। मुझे पैरासीटामोल की दवाई बनानी आती है तो संपत्ति है, मुझे नैनो कार बनानी आती है तो मेरी संपत्ति है, लेकिन मुझे चाय बनानी आती है तो बेकार है, क्योंकि इससे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे इस फॉर्मूले पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटे इनटेंजिबल एसेट के अंदर हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो निश्चित रूप में मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरे लिए वो एसेट्स नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा कि उनका आप प्रयोग किसके लिए करते हो? आप उनका प्रयोग करते हो अपने पास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, या इस तरह के कुछ कामों में। तो इनटेंजिबल एसेट्स बेसिकली एसेट्स होते हैं, दे आर एज गुड एज एसेट्स। इनके भी फ्यूचर में फायदे मिलते हैं, इन पर हमारा कंट्रोल होता है, बस उनका अपना सब्सटेंस नहीं होता। सारे के सारे लक्षण भी ये देखो इस कैलकुलेटर में पूरे करता है। इसके भी फायदे होते हैं, इसका भी हमको कोई यूज होता है, हेल्थ फॉर यूज होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, और ये हमारे कंट्रोल में है। मैंने इसे अपने पास रखा है, इसके पीछे देखो लिखा हुआ हमने स्टूडियो, ये इस स्टूडियो के अंदर ही है, ये स्टूडियो का ही कैलकुलेटर है। इसका मतलब ये स्टूडियो के लिए होगा तो अंडर कंट्रोल है, बाहर नहीं जाएगा, ये हमारे अंडर कंट्रोल है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, इसका अपना सब्सटेंस है। अगर इसका अपना सब्सटेंस ना हो तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा इनटेंजिबल बन जाएगा। तो इनटेंजिबल भी एसेट्स होते हैं जैसे नॉर्मल होते हैं, बस इनमें एक ही चीज होती है, इनका अपना सब्सटेंस नहीं होता। ये बात आपकी मैडम भी आपको बताती थी, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी मैडम भी आपको बताती थी। मैडम ऐसे बताती थी, जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जेब में नहीं रख सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, वो सब एसेट्स इनटेंजिबल होते हैं। वही बात हमारे यहां पर भी है। बेटे हमारा ये एएस कहता है, सुनो कसम खाओ सबके सब बच्चे,
कहता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या इस तरह के कूड़ा करकट को बैलेंस शीट में मत लिखना। कहता है ये बैलेंस शीट में लिखने योग्य वस्तु नहीं है, इसको तुरंत राइट ऑफ कर दो, एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दो। वो बात दूसरे के बेटे अंधेर नगरी चौपट राजा हमारे देश के अंदर अभी भी इस एएस की धज्जियां उड़ाई जाती है। जब सरकार ने एएस 11 की धज्जियां खुद उड़ानी शुरू कर दी और खुद कहता है एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर दो, तो बेचारे एएस 26 की कौन मान्यता माने। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां पर एएस तो कहता है, क्योंकि मैं आपको गीता पढ़ा रहा हूं तो मैं गीता की बातें बताऊंगा, चाहे लोग उस गीता को ना मानते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मत बोलना कि मैं बोलूंगा बेटे गीता में ये बातें लिखी है तो आपके लोग फॉलो क्यों नहीं करते। ये मेरा काम नहीं है लोग फॉलो क्यों नहीं करते, लेकिन गीता में ये लिखा है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, अंडरराइटिंग कमीशन को, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को तथा इस तरह के और कूड़ा करकट को जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको आप हटा दीजिए, बैलेंस शीट में ये नहीं रह सकते। सर लेकिन हमारी कंपनीज एक्ट में तो शेड्यूल 6 में इसके फॉर्मेट में इसकी जगह बना रखी है। बेटे शेड्यूल 6 बनाया था 1956 में, तभी एसेट होते थे। महात्मा गांधी के जमाने में सब संपत्तियां होती थी, आज नहीं है। आज उन जमाने को बदलाव आ गए। अब जब भी नया शेड्यूल 6 आएगा तो वहां से हट जाएगा, लेकिन तभी तक एक कंफ्यूजन चल रही है। आप एक ट्रांजिशन फेज में हैं, जब आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ये बदलाव आ रहे हैं, तो आज शायद आपके पास जमाने के अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं, तो इसलिए आपको ये क्या, ये यहां का है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे हमारे पास अकॉर्डिंगली ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 2, अब मैंने आपको जो लिखवाया मैं यहां पर साथ साथ में दिखा भी दूं। मैंने कहा बेटे इनटेंजिबल एसेट ये है जो इनकी परिभाषा है, इसे आप लिखें टू बी लर्न्ड, इसे दिल से याद करना, इसे याद करना, ठीक है। और ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको मैंने कहा कि ये इनटेंजिबल एसेट हैं जो कि इनटेंजिबल एसेट्स माने जाएंगे, और ये इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है, इनको आप एकदम से ही राइट ऑफ करा देना, ये राइट ऑफ कराने योग्य है। एक बच्चे ने बोला क्या इनटेंजिबल लायबिलिटीज भी होती हैं? बेटे वो हमारे लिए काम की बातें नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो जो भी लायबिलिटीज हैं वो हमारे डिस्कशन में नहीं आ रही है, हम एसेट्स की बातें कर रहे हैं। और फिर खैर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इनटेंजिबल एसेट्स की रिकॉग्निशन कैसे होती है। बेटे मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया। अगर मैं टैली का सॉफ्टवेयर खरीदूं तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? कल आपको अकाउंट्स के जो 21वें चैप्टर के अंदर सर बता रहे थे, अगर आपको मालूम हो तो। मैं तो सुन रहा था, आपने तो पता नहीं 21वां चैप्टर सुना कि नहीं सुना। मैं इसलिए सुन रहा था कि मुझे खुद को नहीं वो चैप्टर आता था, तो मैंने मोंगा सर की क्लास मैंने भी अटेंड करी। उसमें कहा ना कि जो सोहो संस्थाएं हैं, SOHO संस्थाएं, छोटी स्मॉल एंटिटीज, उनके यहां पर टैली का पैकेज लिया जाता है। बना बनाया सॉफ्टवेयर है बेटे, बाजार में मिलता है, 10,000 15,000 रुपए का बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाता है, खरीदने की आवश्यकता नहीं। वो टैली का सॉफ्टवेयर जो है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। कितने का रिकॉर्ड करते हैं? जितने का आपने रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद टैक्सेस पेड, जितने भी टैक्सेस उसके ऊपर लग गए, और अगर कुछ खर्चे कर दिए आपने उसके कानूनी खर्चे, उसके टाइटल लेने के लिए, हालांकि उसका टाइटल आपको बिल पर मिल जाता है एकदम से ही, लेकिन फिर भी यदि कुछ टाइटल के एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उनको भी साथ में जोड़ देते हैं। कई बार पेटेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो आपको कोर्ट में कागज कराने पड़ते हैं। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स है कि इनटेंजिबल एसेट को इतने रुपए का रिकॉर्ड करना है। तो यदि अपने मन की आप आंखों से देखें तो मैंने बैलेंस शीट में कहा है कि कूड़े करकट को हटाओ, वो चाहिए नहीं है। किस किस को हटा दिया मैंने कहा इनको हटाओ, ये जो बेकार के कूड़ा करकट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो हटा दो। और मैंने कहा आ सकती हैं सिर्फ चीजें, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, ये आ सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कितने रुपए के आ सकते हैं? तो मैंने कहा जितने रुपए के खरीदते हो उतने रुपए के आ सकते हैं। यदि आपने गुडविल खरीदी है तो गुडविल जितने की खरीदी है वो यहां पर आएगी, जितने का आपने कॉपीराइट लिया है वो आएगा, जितने का आपने पेटेंट लिया वो आएगा,
जो चीज खरीदते हो वो यहां पर रिकॉर्ड होगी इतनी वैल्यू पर। सर अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट को बदल देते हैं, बदलने का मतलब ये हो गया कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, हम कोई एक एसेट देते हैं और दूसरे एसेट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी मशीन देता हूं और आपसे मैं कोई इंटेंजिबल एसेट ले लेता हूं, तो मेरे एसेट की वैल्यू क्या है, आप ऑलरेडी AS10 में AS13 में पढ़ चुके हैं, जहां मैंने बता रखा था कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, हम उतनी वैल्यू पर अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको ये कैलकुलेटर दे दिया और आपसे मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, बना हुआ सॉफ्टवेयर ले लिया, तो उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू क्या होगी, जो उस सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू है या जो इसकी फेयर वैल्यू है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो ज्यादा रिलायबल वैल्यू है, एविडेंट मतलब पुख्ता, जिसकी वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, उतने पर रिकॉर्ड करते हैं। ये सिर्फ आपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपने गो थ्रू करने हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग बनाते हैं, सेल्फ जनरेटेड बनाते हैं, मतलब ये जो हम खुद तैयार करते हैं, उन सब के बारे में क्या करना है। बेटे हम लोग खुद बनाते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम खुद अपने गुडविल बनाते हैं, गुडविल खुद बनाई जाती है। हम खुद अपने ट्रेडमार्क्स बनाते हैं, जैसे E10CA ये ट्रेडमार्क है, ये हमने खुद बनाया। जो एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड है, इन्होंने खुद ये बनाया, ऐसा कोई इन्होंने बाजार से नहीं लिया। इवन उसका डिजाइन आप देखेंगे तो हमेशा वो ग्रीन से कलर में दिखता है, वो डिजाइन तक हमने इन्होंने खुद डेवलप कराया हुआ है। इन्होंने परचेज नहीं किया कोई ऐसा प्रोजेक्ट, इन्होंने खुद बनाया है ये। अच्छा, सैटेलाइट के ऊपर क्लासेस चलती हैं, इसका प्रोसेस नो हाउ भी इन्होंने खुद बनाई है। इसका मतलब ये, और खाली यही कंपनी नहीं, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड दवाइयों पर बहुत खर्चा करती है। वो सोचती रहती है पैरासीटामोल कैसे बनाई जानी चाहिए, वो सोचती रहती है खांसी की दवा और अच्छी कैसे बनाई जानी चाहिए, वो इस तरह के खर्चे करती रहती है। बेटे बहुत सारी कंपनियां अपने यहां पर रिसर्च करती रहती हैं और उस रिसर्च से कुछ बनाती रहती हैं। हमारा एएस कहता है, अगर हमने अपनी गुडविल बनाई है, या हमने अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क्स बनाया है, या हमने अपना कॉपीराइट बनाया है, यानी कॉपीराइट मतलब ऑथर ने किताब लिखी है, तो मैं कहता हूं गुडविल, एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड की जो गुडविल है, ब्रांड या ट्रेडमार्क्स E10CA और कॉपीराइट डॉक्टर गिरीश आहूजा ने जो किताब लिखी हुई है, उसका उनके पास कॉपीराइट है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट्स। उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो ये एसेट्स हैं, इनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं एसेट्स के रूप में। इसका मतलब बेटे, गुड़गांव उद्योग विहार में जो बच्चे बैठे हैं, वहीं पर आपका एजुकॉम सॉल्यूशंस का ऑफिस है। आज वहां से जाने से पहले पक्का आपने पूछना है, और पूछना है कि एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या E10CA नाम का ट्रेडमार्क का कोई एसेट आ रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं आ रहा। आपने पूछना है आज, एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड ने जो अपनी गुडविल बना रखी है, क्या उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है, वो बोलेंगे नहीं आ रही है। आप उनसे पूछेंगे डॉक्टर गिरीश आहूजा से, उनकी बैलेंस शीट में जो उन्होंने 19 किताबें लिखी हुई हैं, क्या उनकी बैलेंस शीट में वो आ रही है, वो बोलेंगे नहीं आ रही है। क्योंकि AS 26 मना करता है, कहता है साहब अगर ये गुडविल खरीदी है तो बुक्स में नहीं आ सकती। आपको याद है मैंने पार्टनरशिप के अंदर कहा भी था कि पार्टनरशिप में गुडविल रेज नहीं हो सकती अगर बना रखी है तो। वहां रेज करना गलत है, हमने रेज नहीं कराई थी आपको। इसका मतलब बेटे, गुडविल, जो भी गुडविल होती है या जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, कल तक, अब कल तक चैनल है नहीं लेकिन मैंने नाम रख दिया, इंडिया टुडे, यानी ये सारे के सारे जो है, अच्छा मैगजीन्स आते हैं, उन सबके भी नाम है, आउटलुक, या वो क्या आती है मैगजीन, कई मैगजीन आते हैं, कोई नाम बताओ। तुम मुझे ये बताओ कि मैगजीन का नाम बताओ। हाँ, बड़े सारे मैगजीन भी आते हैं बेटे। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन नाम बताया है। अब ऐसे ऐसे नाम ही बताएंगे जो यहाँ पर ललित हैं।
कोई अच्छा नाम थोड़ा ना बताएंगे। अच्छा नाम मैं बताता हूं, इकोनॉमिस्ट, सिंगापुर का मैगजीन आता है, बहुत बढ़िया इंटरनेशनल मैगजीन है, आपको सारी पॉलिटिकल खबरें बताता है, बहुत बढ़िया, फिल्टरिंग करके। हमारे जैसी खबरें नहीं होती, क्या इसकी कत्ल हो गया, इसकी हत्या हो गई, सारी पॉलिटिकल खबरें होती हैं। तो इसका मतलब बेटे, जितने भी मैगजीन हैं, इन सबके नाम, जितने भी नाम हैं, वो सब भी बेसिकली इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स में नहीं आ रहे होते। इसका मतलब ये सब एसेट्स में नहीं रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट कहता है इसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल है। अगर मान लीजिए गुड़गांव में एक हॉस्पिटल बन रहा है बेटे, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बना रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान, ये फोर्टिस के साथ मिलकर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और मुझे पता नहीं किस सेक्टर में है, लेकिन गुड़गांव में सेक्टर में हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो हार्ट का बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है बेटे। डॉक्टर नरेश त्रिहान 18 घंटे खड़े होकर, आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए डॉक्टर नरेश त्रिहान से। 18 घंटे खड़े होकर उन्होंने ऑपरेशन करते हैं, और एक दिन नहीं, लगातार महीनों भर ऑपरेशन करते हैं बेटे। 18 घंटे खड़े होकर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन है वो डॉक्टर नरेश त्रिहान। लेकिन वही मुद्दा है, अब उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी गुडविल बना ली है कि वो अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं। क्या उनकी बैलेंस शीट में गुडविल एसेट के रूप में आएगी? नहीं आएगी बेटे। इन चीजों को आप कभी भी अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपने खुद बना रखी है तो ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। हमारा एएस कहता है ये रिकॉर्ड करने योग्य नहीं है। लेकिन बाकी के जो बच गए, इनके अलावा जो बच गए, उन सबको रिकॉर्ड किया जा सकता है बेटे। मैंने यहां पर ट्रेडमार्क गलती से लिख दिया था, मैंने बाद में रब कर दिया है, तो आप लोगों ने शायद अभी भी लिखा होगा। तो रिमेनिंग इंटेंजिबल एसेट्स में यहां पर यदि आपने ट्रेडमार्क लिखा है तो उसे काट दीजिए। हाँ जी, मेरे पास मैगजीन्स के नाम आए हैं, हाँ बड़े अच्छे अच्छे नाम आए हैं, लेकिन उनमें से गोरखपुर से और साउथ एक्सटेंशन से 2 मैगजीन्स के नाम आए हैं। एक है चंदा मामा बेटे, अभी तक चंदा मामा पढ़ते हैं हमारे बच्चे। चंदा मामा, बाप रे बाप, ये गोरखपुर के बच्चे पढ़ते हैं बेटे अभी भी, इनके घरों में चंदा मामा आती है। और साउथ एक्सटेंशन वाले बच्चे चंपक पढ़ते हैं बेटे। मुझे ये नहीं पता कि वो अंग्रेजी की पढ़ते हैं कि हिंदी की पढ़ते हैं, लेकिन उनके घर में चंपक आती है बेटे। कितनी खुशी की बात है, वहां पर कितनी अच्छी अच्छी उसमें कहानियां होती है। शेर भागा गधे के पीछे, गधा आगे आगे, शेर पीछे पीछे, और कितना इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है। नालायक, कुछ और पढ़ा करो, अच्छी अखबारें पढ़ा करो, अच्छे। चंपक और चंदा मामा पढ़ोगे तो क्या हाल होंगे तुम लोगों के, नालायक कहीं के। अच्छा आओ जी आओ। तो हमने आपसे कहा कि बेटे रिमेनिंग इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, इनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल दूंगा आपके एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड का, क्योंकि एग्जांपल वैसे बहुत कम भी हैं और आप लोग उन एग्जांपल को बड़ी जल्दी समझ जाएंगे जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। पिछले साल बेटे फरवरी की बात है, फरवरी 2008 की बात है। एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड में एक व्यक्ति अपॉइंट किए गए, पुनीत झिंगन, वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट ही हैं। और पुनीत झिंगन जी रिलायंस में काम करते थे पहले। रिलायंस में उनका बड़ा अच्छा खासा इंजीनियर है और अच्छी खासी नॉलेज है उनको कि हाँ कैसे कैसे चीजें चलती हैं। और उन्होंने दिल्ली में एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड को ज्वाइन किया। मैं फरवरी की बात बता रहा हूं। उन्हें एक पर्टिकुलर काम दिया गया कि आप इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग पर काम करें। इसका मतलब उन्होंने फिर सोचा, झिंगन साहब कई महीने उन्होंने अपनी पहले पूरी की पूरी रिसर्च करी इसके ऊपर। मतलब मैं उनको बाई चांस तब देखता था, तो ऐसा कोई मॉडल सैटेलाइट क्लासेस का पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वो खुद दिमाग लगाते थे, सोचते थे कि हाँ ऐसे ऐसे पहले सैटेलाइट पर बीम किया जाएगा और उसके बाद फिर जगह जगह उसको रिले किया जाएगा, जगह जगह सेंटर पर बच्चे सुनेंगे। अब उनके दिमाग में अगला मुद्दा आता है कि बच्चा क्वेरी पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा। फिर उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, बच्चा क्वेरी पूछेगा तो क्या सिस्टम्स होने चाहिए। फिर उनको ये था कि टीचर को जब तक सामने बच्चे ना दिखेंगे, शायद वो कैमरा के आगे शायद वो कंफर्टेबली ना पढ़ा सके।
अब टीचर को सामने सारी क्लासेस दिखानी पड़ेंगी, और टीचर बेटे जब तक 2-4 बच्चों को डांट ना ले उसे तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि बेटे घर पे तो जोर चलता नहीं। टीचरों का जोर किस पर चलता है? आकर बच्चों पर। तो बच्चों पे जब जोर चलता है तो बच्चे सामने होने चाहिए, सामने कैमरा रखा हुआ है तो जोर कैसे चलाएं उस पर। इसलिए पुनीत जिंगन जी ने सोचा कि बच्चों पर जोर चलाने के लिए कम से कम बच्चे दिखने चाहिए। मैं देखो फिर से डांट लगाना चाहता हूं। IMA के अंदर वो जो आखिरी में बच्चे बैठे, इसका मतलब अगर मुझे सामने दिख रहे हैं मैं तभी तो डांट लगा सकता हूं, और दिख ये नहीं रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं मुझे क्या क्या दिख रहा है तो मुझे आपके इंटरनेट की स्पीड भी दिख रही है। जैसे लुधियाना में इस समय जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है वो 123 kbps की आ रही है और 30 fps की स्पीड चल रही है। बहुत कुछ है इसमें, हमको समझने कम आती है, लेकिन सामने जो कुछ दिखता है ये सब पुनीत जिंगन जी ने बनाया। लेकिन वो पहले थ्योरेटिकली बना रहे थे। ये थोड़ा कि उन्होंने पहली बार में खर्चा करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक वो सोचते रहे कि हाँ ये कैसे कैसे होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। उन्होंने प्लान किया कि अच्छा ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जा सकता है, वहां सेंटर पर ऐसे ऐसे बच्चों से बात की जा सकती है, फिर वैसे क्वेरी पूछी जा सकती है। इवन ये भी सोचा कि हाँ ये फैकल्टी कैसे कैसे पढ़ा सकती है, वो कैसे अपने कहीं वो मुश्किल में तो ना पड़ जाएंगे, वो क्वेरीज को कैसे साथ साथ में देख सकते हैं। बहुत कुछ उन्होंने सोचा। बेटे जब तक जिंगन साहब इस काम को करते रहे उन्होंने खर्चा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पास कुछ अपने पेपर पर वर्किंग करते रहे कि ऐसे सैटेलाइट चलेगी, ऐसे ऐसे होगा। बेटे इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिसर्च फेज। हमारा AS26 कहता है जितना भी खर्चा एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड ने रिसर्च के ऊपर कर दिया टू गेन नॉलेज, वो सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि सैटेलाइट के इस प्रोसेस को, इस नो-हाउ को बनाने में जो दिक्कतें आई, और मान लो 6 महीने तक एजुकॉम सॉल्यूशन लगातार खर्चा करती रही, सैलरीज पर खर्चा करती रही, कुछ उनकी रिसर्च पर उन लोगों को बार बार जाना पड़ता था, बार बार और जगह पर देखना पड़ता था इंटरनेट के ऊपर, कुछ सैटेलाइट वाली कंपनी से बात करनी पड़ती थी, कई चीजों पर एजुकॉम सॉल्यूशंस 6 महीने तक लगातार खर्चे करती रही, ये जानने के लिए कि हाँ क्या ये चीज संभव है कि नहीं है। दिस फेज इज कॉल्ड गेनिंग ऑफ नॉलेज। बेटे ये गेनिंग ऑफ नॉलेज को रिसर्च फेज कहा जाता है, और हमारा AS26 कहता है जब जब हम नॉलेज गेन करते हैं उसके सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो कैपिटलाइज नहीं हो सकते। इसलिए आज फिर से बच्चे, मैं अभी जिंगन साहब को बुलाऊंगा, अभी मैं उनसे कहूंगा कि आपको समझाएं कि किस प्रकार से उन्होंने रिसर्च करी इस पर, वो भी अपने, क्योंकि मैं तो बेटे फिर दूर का आदमी हो जाऊंगा। शायद मैं तो उन्हें काम करते हुए देखा सिर्फ, लेकिन इसकी भीतरी समस्याओं के बारे में आप जानिएगा और पूछेगा उनसे कि साहब कितना खर्चा हुआ रिसर्च फेज में, और उनसे बिल्कुल मतलब इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो क्या सकता है कि आप उनको सामने बिल्कुल देखना और कहना सर बताओ रिसर्च पे कितना खर्चा कर दिया आपने, और फिर पूछना उनसे कि रिसर्च के खर्चे का उन्होंने क्या किया। वो आपको जवाब देंगे कि इस खर्चे को हमने कैपिटलाइज नहीं किया, इस खर्चे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारा AS26 का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा AS26 कहता है ये एसेट नहीं होता। सर इसके ऊपर खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। नहीं, जिंगन साहब ने जब इसको थ्योरेटिकली सब कुछ किया तो फिर प्रैक्टिकली करना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया, मैं जुलाई 2008 की बात कर रहा हूं। जुलाई 2008 में उन्होंने पहली बार स्क्रीन्स, जो मेरे सामने स्क्रीन्स हैं, ये स्क्रीन बनवानी पड़ती है, कारपेंटर्स को बुलाकर वो डिजाइन कराते थे। ऐसा करो, यहां एक लकड़ी लगाओ, यहां पर एक शीशा लगाओ, यहां पर ऐसा करो, यहां ऊपर से लाइट फेंको, एक लाइट यहां से लेकर आओ, एक यहां से लेकर आओ, ऐसे ऐसे करो। उन्होंने पूरा का पूरा अब खर्चे वाला काम शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कारपेंटर्स को बुलाया और उन्होंने शीशे वालों को बुलाया और इसके अलावा और उन्होंने कैमरा वालों को बुलाया और उन्होंने पता नहीं किस किस को बुलाया, लाइट वालों को, साउंड वालों को, सबको बुलाकर उनकी राय लेते रहे, बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है। बेटे दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज। जब तक नॉलेज गेन हो रही है तब तक कैपिटलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। जब नॉलेज गेन हो चुकी, वंस मिस्टर पुनीत इज क्लियर कि हाँ भाई ये हमारा एसेट है, हम इसे कर सकते हैं, हमारे पास ये संभव है, इस तरह से चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, जब उनको क्लियर हो गया तो उन्होंने इसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी।
जब डेवलपमेंट करी तो हमारा AS 26 कहता है डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है वो सारा का सारा बैलेंस शीट में एसेट के रूप में आएगा। अब आपने मिस्टर झिंगन से आज पूछना, मैं उनको भी बुलाने वाला हूं थोड़ी देर बाद, हालांकि वो इस समय गुड़गांव में है, मैं यहाँ पर प्रीत व्यास से बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी इनसे बोलता हूं कि हाँ उनको अगर वो समय हो उनके पास 10 मिनट हमारे लिए समय निकालें और आपको समझाएंगे वो साथ साथ में कि उन्होंने कितना खर्चा कर दिया इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। जितना खर्चा उन्होंने कर दिया इसकी डेवलपमेंट के ऊपर वो सारा का सारा खर्चा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एज एसेट। आइए इसको हम यहां पर अंग्रेजी में पढ़ें। तो बेटे जितने भी खर्चे होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च फेज वो सब कहां चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और जितने भी खर्चे होते हैं डेवलपमेंट में वो कहां चले जाते हैं, वो हमारे एसेट्स के रूप में आते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है, फेज ड्यूरिंग विच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू प्लान्ड मेथड्स, हम जहां सोच समझकर कुछ नॉलेज गेन करते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हम जब अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर हम लोग यहां पर एप्लीकेशन की बात करते हैं। मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, उन्होंने पूछा है सर रिसर्च पे कितना खर्चा कर दिया, और उन्होंने ये भी पूछा कि कितने रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, और पता नहीं क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। उनका फोन नंबर ही दे डालो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। बाप रे बाप, सहज को तो देखना भारी है आज, उसमें इतनी उल जुलूल बातें आ रही हैं। आज लास्ट क्लास है, हर आदमी मन में जो भड़ास है निकाले चले जा रहा है। हाँ, वो अपने अपनी कहानियां लिख के भेज रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, कोई कहता आप बहुत बुरे हैं, कोई कह रहा है जी हाँ आपकी शक्ल अच्छी है, कोई कह रहा है आपकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई कह रहा है आपकी शर्ट अच्छी पीली क्यों है, दूसरा कह रहा है आपकी शर्ट नीली क्यों है। भैया सहस नमस्कार, मैं और आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपकी क्वेरीज इस तरह की हैं जिसके जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी रिसर्च ये होती है और डेवलपमेंट ये होती है। सर ये कैसे पता चलेगा, झिंगन जी से अगर हम पूछेंगे कि बताओ डेवलपमेंट कब शुरू हुई, तो झिंगन साहब बताएंगे जब ये 4 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर रिसर्च फेल हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ प्रॉफिट लॉस में चला जाता, फिर डेवलपमेंट होती ही नहीं उसकी। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होती है, फिर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट कब होती है, जब देखो पहली कंडीशन पूरी हो जाए। पीतम्बरा आपकी क्वेरी का जवाब यहां से मिल जाएगा। जब ये क्लियर हो जाए, टेक्निकल मतलब तकनीकी रूप से, फिजिबिलिटी का मतलब संभावना, जब तकनीकी रूप से संभावना सिद्ध हो जाती है तो हमारी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। जब पुनीत जी को पता चल गया कि हाँ ऐसे एजुकेशन दी जा सकती है, वो खुद इंजीनियर है, बहुत सीनियर इंजीनियर है, तो उन व्यक्तियों ने, रेदर हम और आप अगर आज बैठे हैं तो उसके पीछे हमारे इस माध्यम से आप लोग अपने घर बैठे हुए अगर पढ़ रहे हैं, लगभग घर ही बैठे हैं अपने अपने, तो इसके लिए हमको सबको धन्यवाद देना है पुनीत जी का। मैं तो भी उनको बुलाकर उनको धन्यवाद देने वाला हूं कि हाँ इस माध्यम से मैं पढ़ा पाया, इसके पीछे उनके टेक्नोलॉजी थी, वरना मैं कैसे पढ़ा सकता था। मैं तो आप जानते मुझे तो कंप्यूटर चलाना ठीक से नहीं आता, तो मैं कैसे कर सकता था। यह है टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जहां टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाती है वहां पर आपकी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट हैज अप्रूव्ड इट्स डेवलपमेंट। बेटे पुनीत जी ने जब ये सिस्टम बना लिया था तब उसके बाद भी डेवलपमेंट चालू नहीं होगी जब तक उनकी कंपनी एजुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड ये अप्रूव नहीं कर देती कि आप ये काम कर लीजिए। अगर मान लो उनकी कंपनी कहती नहीं नहीं हमको ये काम नहीं करना है, तो ये सारी रिसर्च हुई हो जाती, फिर डेवलपमेंट होती ही नहीं। डेवलपमेंट की शुरुआत कब होगी, जब मैनेजमेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। पुनीत जी ने कह दिया ये हो सकता है, मैनेजमेंट ने कह दिया हाँ आप करना शुरू करें। नंबर 3, उसकी मार्केट भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम इस माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाने का सोचते जो मार्केट में अभी कोर्सेज है ही नहीं, हम कुछ नया ही सोच रहे होते, कुछ ऐसे कोर्सेज लाते जो बाजार में चलते ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है उनकी, तो ये कोई भी चीज कैपिटलाइज ना होगी। हम लोग हमेशा इकोनॉमिकली देखते हैं, हम कहते हैं साहब जिसका एसेट दिखा रहे हो उसकी मार्केट होनी चाहिए, उसके फायदे होने चाहिए। अगर उसके फायदे नहीं है तो बेकार है, उसे रिसर्च में मत डालो। बेटे मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, मैंने खुद एक दिन सॉफ्टवेयर बनाया लेकिन वीडियो गेम का सॉफ्टवेयर बना दिया, और वो सॉफ्टवेयर मैंने गेम का खुद अपने लिए बना रखा है, खुद गेम खेलने के लिए। क्या बेटे ये सॉफ्टवेयर किसी को मेरे को फायदा पहुंचाएगा, क्या मेरे को आमदनी दे सकता है? नहीं, इसलिए मैं उसको एसेट में डालूंगा ही नहीं। इसका ना बेटे इट्स इंपॉर्टेंट
कि एसेट दिखाने से पहले ये सिद्ध हो जाना चाहिए कि मुझे उससे आमदनी भी होगी। और आखिरी चीज, उस डेवलपमेंट की आखिरी कंडीशन, रिसोर्सेज शुड एग्जिस्ट। बेटे पुनीत जी की रिसर्च कब खत्म हुई और कब डेवलपमेंट शुरू हुई? जिस दिन ये चारों शर्तें पूरी हो गई। पुनीत जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ये हो सकता है। मैनेजमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आप ये काम करिए। उसके बनाने के लिए सैटेलाइट और इंटरनेट ये सब सुविधाएं हैं। अगर ये ना हो, अगर पुनीत जी के मॉडल में होता कि भैया हमको इसके अंदर मान लो इंटरनेट चाहिए 144 एमबीपीएस की स्पीड का, हमारे देश में 144 एमबीपीएस की स्पीड का इंटरनेट अभी नहीं है, तो जब तक ये स्पीड होती नहीं तब तक डेवलपमेंट चालू ना होती। इसका मतलब ये कि बेटे हमारे को जो चीज बनानी है उसके लिए जो जो चीजें चाहिए, पुनीत जी ने बता दिया। सैटेलाइट हो तो हम ये क्लासेस लगा सकते हैं, और मान लो भारत में सैटेलाइट ही नहीं है तो फिर बेकार है सब कुछ। इसका मतलब पुनीत जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कंपनी ने दे दिया, और उसके लिए बाजार में उपलब्धता भी होनी चाहिए उसको बनाने के लिए। यानी बाजार का भी सिग्नल चाहिए हमको कि हाँ ये सब चीजें बाजार में उपलब्ध हैं। और अंतिम कंडीशन, बाजार के अंदर उसको खरीदार भी होने चाहिए। अगर बाजार में खरीदार है, रिसोर्सेज है, कंपनी की इच्छा है, और मैनेजमेंट जो टेक्निकल पर्सन है वो उसे कहते हैं, ये चार शर्तें जब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वाले जो खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कैपिटलाइज। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि पुनीत जी ने मान लीजिए 1 जुलाई 2008 को ये प्रूव कर लिया कि हो सकता है, और 1 जुलाई को ही मैनेजमेंट ने भी कह दिया आप चलिए आगे, और 1 जुलाई को ही मान लीजिए रिसोर्सेज भी उपलब्ध थे, सैटेलाइट और इंटरनेट उपलब्ध थे, और 1 जुलाई को ही सीए की मार्केट भी थी, एग्जिस्ट करती थी। तो 1 जुलाई हमारी डेट हो जाएगी कि हम आज से अपने पास जो भी खर्चे करेंगे ईट एंड सीए में वो कैपिटलाइज होते रहेंगे, जब तक हम इसको कॉमर्शियलाइज नहीं कर लेते। कॉमर्शियलाइज मतलब जैसे मान लीजिए हमारे बैच अक्टूबर में लगना शुरू हुए तो अक्टूबर तक के खर्चे सारे के सारे कैपिटलाइज किए जाएंगे। हाँ, एक बार ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा फिर इसके खर्चे कोई भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। फिर इस पर जो भी रनिंग कॉस्ट होंगी, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि इनटेंजिबल एसेट्स की क्या क्या बेसिक कंडीशन है। अच्छा, अब आगे चल पड़िए। हम अपनी बैलेंस शीट में जो इनटेंजिबल एसेट्स को लिखते हैं, इसे हटाते कैसे कैसे हैं? बेटे इनटेंजिबल एसेट्स को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसे हटाते हैं इन द रेशो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर फ्यूचर बेनिफिट्स जो होंगे उसी रेशो में हम लोग अपने पास इनटेंजिबल एसेट्स को हटाते हैं। जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ईट एंड सीए पर खर्च कर दिया हमने 5 लाख रुपए, तो हम ये 5 लाख रुपए राइट अप करेंगे। आने वाले कई वर्षों में जितने साल तक हमें इस प्रोजेक्ट का फायदा मिल सकता है उतने सालों में इसको राइट अप करेंगे। सर अगर हम ये ना ढूंढ सकते हो कि इस प्रोजेक्ट का फायदा कितने साल तक मिल सकता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप अपने पास जैसे ईट एंड सीए पर जो खर्चा हुआ है वो आप 10 साल में राइट अप करेंगे। और अगर मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बना रखे हैं तो सॉफ्टवेयर आपको 3 से लेकर 5 साल तक राइट अप करने हैं। आप उससे अधिक लाइफ भी ले सकते हैं अगर जस्टिफाइड है तो। इसका मतलब बेटे हम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं उनको 3 से लेकर 5 साल के बीच में राइट अप कर देते हैं। और अगर हम कोई भी नो हाउ बनाते हैं जैसे कि सैटेलाइट का, तो नो हाउ ये सारी की सारी हम 10 साल में राइट अप कर देते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन में राइट अप करनी चाहिए। जरा और आगे लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हमारे छोटे छोटे और रहते हैं, जरा यहां पर और भी लिखेंगे। क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 4, स्क्रैप वैल्यू should be considered as nil। बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड लेना और स्क्रैप क्या लेनी है? nil, unless guaranteed। गारंटेड मतलब अगर उसके पैसे मिलने वाले हैं तो हम इसको तब लेंगे स्क्रैप को, अन्यथा नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू तभी लेंगे इफ गारंटेड डिवाइडेड बाय लाइफ क्या लेंगे? 10। 3 से 5 लेंगे सॉफ्टवेयर की और बाकियों की लाइफ कितनी लेंगे? 10। 10 से अधिक लोगे तो आपको साबित करना पड़ेगा। क्यों सर? हम 10 साल से कम लाइफ लेना चाहें तो कोई रोक टोक है? कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे ने पूछा सर AS 14 तो 5 साल कहता है,
बेटे AS14 जब भी बदलेगा तो उसकी लाइफ 10 साल हो जाएगी। अभी हमारे पास ये विवाद है कि AS14 10 साल, हमारे साथ यहां पर AS14 5 और हमारे यहां पर 10 साल का पीरियड है। आपको इस AS में 10 साल के पीरियड में राइट ऑफ करना होता है। आगे चले, चौथा पॉइंट डिस्क्लोजर। क्यों बोल दो, तैयारी कर लेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि हमें अपने पास क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो लिखें इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी disclosed. Intangible assets should be disclosed along with assets. सभी एसेट्स के साथ आपको ये डिस्क्लोज करना चाहिए। नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड। हम उसे राइट ऑफ कैसे करते हैं, हमें ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स acquired during the year should be disclosed. Intangible assets acquired should be disclosed.